ठीक है। फिर आज हमें ये सब टॉपिक्स पढ़ाई करने हैं। और उस दिन मैंने बताया था आपको वर्चुअल मशीन स्केल सेट और ऑटो स्केलिंग क्या होती है। जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है उस हिसाब से वर्चुअल मशीन के जो नंबर हैं वो इंक्रीज होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे डिक्रीज होती है आपकी रिक्वायरमेंट, वैसे वैसे वर्चुअल मशीन के जो नंबर हैं वो कम होते जाते हैं। दो टाइप की होती है स्केलिंग। ये तो एक होती है ऑटो और एक होती है मैनुअल। ऑटो में आपको कुछ रूल्स होते हैं, प्री डिफाइंड रूल, उनको सेट करने पड़ते हैं। जैसे कि सीपीयू परसेंटेज पे ही लगाते हैं कि सीपीयू परसेंटेज इतना हो गया, इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो वर्चुअल मशीन जो है उसका नंबर बढ़ जाए। स्केल आउट जिसको कहते हैं, वो स्केल इन मतलब डिक्रीज कर दिया जाए वर्चुअल मशीन की नंबर को। तो इसका प्रैक्टिकल हमने बताया था उस दिन, थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं आज भी। फिर इसके बाद हम आगे वाला टॉपिक्स ये सब पढ़ेंगे। वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग और ग्लोबल वीनेट पेयरिंग। पेयरिंग से मतलब यही है कि दो थे अलग अलग वर्चुअल नेटवर्क्स हैं, तो उनमें पेयरिंग करानी पड़ेगी, तभी वो दोनों नेटवर्क एक दूसरे से बात कर पाएंगे। इसमें लॉगिन होने में टाइम लग रहा है, तब तक हम कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। आज है ये स्केल सेट क्या होता है। क्या हो रहा है, एक पीडीएफ नहीं ओपन हो रहा है। हाँ ठीक है। देखिए इसमें वही बोला है कि वाई यूज वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी आपको वर्चुअल मशीन के नंबर बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि भैया आपको तो पता है नहीं कि कितनी रिक्वायरमेंट कब होने वाली है। आप अब एक अंदाजे से 4 सर्वर लगा दिए, पता चला दिन के टाइम दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया और वो वर्चुअल मशीन्स आपके रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो बार बार रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है या फिर साइट डाउन हो गई। ऐसी जो समस्या है, इससे बचने के लिए हम वर्चुअल मशीन स्केल सेट का यूज़ करते हैं, राइट। और इसके बहुत सारे फीचर हैं, इजी होता है बनाना। और एक और चीज़ है, इसमें स्केल सेट में लोड बैलेंसर का यूज़ होता है। हम बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में ही कि लोड बैलेंसर होता क्या है। बेसिकली इसका काम होता है कि जो लोड होते हैं उसको बैलेंस करना। जैसे इस स्केल सेट में मैंने बताया कि मतलब 4 वर्चुअल मशीनें होती हैं, कम से कम 2 होती हैं, ठीक है। और जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, सीपीयू परसेंटेज ज़्यादा हो गया, लोड बढ़ गया, आपका ट्रैफिक बढ़ गया आपके वेबसाइट पे, तो आपने क्या किया, इस जो फार्मूला आपने लगा रखा था ऑटो स्केलिंग, उसकी वजह से एक अपने से एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई, तीसरी वाली। ये थर्ड है, ये दूसरी है, ये वन है। तो होगा क्या कि जो भी लोड आ रहा है, मान लीजिए कोई इंटरनेट है, ट्रैफिक है, बहुत सारे लोग आपकी साइट को एक्सेस कर रहे हैं, तो होगा क्या, यहाँ से इस ट्रैफिक आएगा, यहाँ पे लगा होता है एक लोड बैलेंसर। ये तीनों वर्चुअल मशीन पे इक्वली आपके ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो लोड बैलेंसर का काम यही होता है।
सेम चीज़ होती है, इसी टेक्निक का यूज किया जाता है स्केल सेट में, कि जैसे एक लोड बढ़ा, एक वर्चुअल मशीन यहाँ बन गई अलग से, तो होगा क्या, अब इसका जो ट्रैफिक है वो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये लोड बैलेंसर जब हम क्रिएट करते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारे नियम होते हैं कि हमें इक्वली कराना है या फिर आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, ठीक है, कि किसको ज़्यादा देना है किसको कम देना है, उस हिसाब से होता है। तो मोस्टली सबसे ज़्यादा इक्वली वाला यूज होता है, ये जो लोड बैलेंसर है आपके लोड को बैलेंस करता रहे। ठीक है, इसके फायदे क्या हैं ये स्केल सेट बनाने के। इससे ये होता है कि जो कोई भी आपकी एप्लीकेशन है उसकी अवेलेबिलिटी हाई हो जाती है। हाई अवेलेबिलिटी से मतलब कि भैया 24 घंटे 24x7 आपका सॉफ्टवेयर या फिर जो भी है वेबसाइट है वो अप रहती है, ऑन रहती है। ये लिखा हुआ है प्रोवाइड्स हाई अवेलेबिलिटी एंड एप्लीकेशन रेजिलियंसी। ये देखिए लिखा है स्केल सेट आर यू टू रन मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ योर एप्लीकेशन, मतलब आपका कोई एक सॉफ्टवेयर है उसकी कई कॉपी, तीन अगर वर्चुअल मशीन मैंने बना रखी है या चार है जितनी भी बन रखी है, तीनों चारों जगह एक ही सॉफ्टवेयर चलेगा, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोड आएंगे तो सबके क्रॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इससे क्या होगा आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होगी। ठीक है, और ये मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो चलते हैं लैब की तरफ। और वीनेट पेयरिंग, पेयरिंग का मतलब ही है कि दो ठे अगर वर्चुअल नेटवर्क्स हैं, मान लीजिए एक वर्चुअल नेटवर्क ये हमने बना रखा है, मान लीजिए कि ये वर्चुअल नेटवर्क 1 है और ये दूसरा वर्चुअल नेटवर्क है। इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मान लीजिए कोई आपकी वर्चुअल मशीन है वीएम, यहाँ पे एक VM2 है मान लीजिए इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर। ठीक है, अगर इन दोनों में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कराना है तो हमको क्या कराना पड़ेगी, पियरिंग करानी पड़ेगी, पियरिंग को ऑन करना पड़ेगा, तभी ये दोनों वर्चुअल मशीन एक दूसरे से बातें कर सकती हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि मान लीजिए कोई एक वर्चुअल नेटवर्क है, इसमें एक वर्चुअल मशीन यहाँ है एक यहाँ है, तो दोनों वर्चुअल मशीन एक ही नेटवर्क के पार्ट हैं, तो इन दोनों को कम्युनिकेट कराने के लिए कुछ नहीं कराना है, बस दोनों ऑटोमेटिक ही कम्युनिकेट कर पाएंगी, क्योंकि ये दोनों एक ही वर्चुअल नेटवर्क के अंदर हैं। राइट, यहाँ पे कंडीशन अलग है कि वर्चुअल नेटवर्क दोनों अलग अलग हैं, लोकेशन और रिसोर्स ग्रुप। ये मान लीजिए रिसोर्स ग्रुप की बाउंड्री हो गई, और इससे बड़ा लोकेशन वाली बाउंड्री इससे भी बड़ी होती है, मान लीजिए यहाँ तक है इंडिया वाला। ठीक है, तो ये वाली बाउंड्री हो गई, तो इंडिया के अंदर हमारा एक रिसोर्स ग्रुप है, उसके अंदर हमारे एक वर्चुअल नेटवर्क है ये बड़ा वाला, और उसके अंदर दो वर्चुअल मशीन्स हैं, तो वो तो कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन अगर एक ही रिसोर्स ग्रुप के अंदर दो दो वर्चुअल नेटवर्क हैं, दोनों अलग हैं, तो अगर इनके अंदर कोई वर्चुअल मशीन है तो कम्युनिकेशन कराना है तो पीयरिंग करानी पड़ेगी। राइट, लेकिन अदर केसेस में क्या होता है कि सपोज करिए हमारे पास एक सिनेरियो है कि एक ये इंडिया के लोकेशन में हो गया ये, और दूसरा हो गया ये आपका मान लीजिए US, इंडिया का हो गया, ये क्या हो गया, लोकेशन की बात हो रही है। लोकेशन के अंदर क्या होता है, एक रिसोर्स ग्रुप होता है, हाँ जी, रिसोर्स ग्रुप के अंदर एक वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क के अंदर वर्चुअल मशीन्स ऐसे होती हैं। सेम चीज़ यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप, फिर वर्चुअल नेटवर्क, फिर उसके अंदर वर्चुअल मशीन। ठीक है, एक ये हो गई एक ये हो गई। अब इन दोनों को कम्युनिकेट कराना है तो भी पेयरिंग करानी पड़ेगी,
लेकिन इस टाइप की पेयरिंग को क्या कहते हैं, क्योंकि ये दोनों लोकेशन अलग अलग हैं, इंडिया और यूएस। जो इनके वर्चुअल नेटवर्क्स हैं उनकी लोकेशन अलग है। ये रिसोर्स ग्रुप का भी लोकेशन तो अलग हो जाएगा, क्योंकि ये रिसोर्स ग्रुप इंडिया में बना है, ये रिसोर्स ग्रुप यूएस में बना है। तो इस टाइप की पेयरिंग को जो हम इनेबल करते हैं तो कहते हैं ग्लोबल वीनेट पेयरिंग। ग्लोबल वीनेट पेयरिंग, ठीक। तो इसमें ये होता है कि दोनों वर्चुअल नेटवर्क्स अलग अलग हैं, इन दोनों में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करानी है, तो हमें ग्लोबल वीनेट पेयरिंग को इनेबल करना होगा, राइट। लेकिन अगर एक ही रिसोर्स ग्रुप के अंदर दो वर्चुअल नेटवर्क हैं, उनमें कम्युनिकेशन कराना है, तो केवल सिंपल पेयरिंग कह सकते हैं, उसको इनेबल कराना हो। और लेकिन अगर एक ही वर्चुअल नेटवर्क के अंदर दो वर्चुअल मशीन है, तो उनमें कोई कम्युनिकेशन दिक्कत नहीं होगी, आराम से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगी विदाउट पेयरिंग, राइट। तो ये तो हो गया पेयरिंग। और अब चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका। इसके भी मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं, एक बार ओपन करके देख लेते हैं क्या है नोट्स में। हाँ, इसमें देखिए ये लिख रखा है कि एज्योर दो टाइप के पेयरिंग को सपोर्ट करता है, एक होता है ग्लोबल वीनेट पेयरिंग और एक वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग, जिसको सिंपली आप पेयरिंग कहते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, कनेक्ट वर्चुअल नेटवर्क्स विद इन द सेम एज्योर रीजन। एक ही रीजन में है, अगर वर्चुअल नेटवर्क्स को कनेक्टिविटी देनी है तो ये वाला पेयरिंग यूज़ करेंगे, लेकिन अगर डिफरेंट रीजन है तो हमें ग्लोबल वीनेट पेयरिंग का यूज़ करना होगा। इसके ये सब देखिए फ़ायदे लिखे हुए हैं, लो लेटेंसी, हाई बैंडविड्थ कनेक्शन, और डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क्स होते हैं। और ये दो वर्चुअल नेटवर्क जो होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के अपने नेटवर्क पे काम करते हैं, इंटरनेट पे उनका ट्रैफिक नहीं जाता है, इसलिए आपका डेटा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि सिक्योर है। और क्या दिया हुआ है इसमें काम की चीज़ें। ये सब प्राइसिंग वगैरह दिया है, ठीक है। साइट खुली भी, क्या हो रहा है, साइट ही नहीं खुल रही आज। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। ये क्या होता है, ये एक फायरवॉल होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। फायरवॉल होता है, बेसिकली एक फायरवॉल होता है। इसका काम क्या होता है, जो नेटवर्क का जो ट्रैफिक होता है उसको फिल्टर करना, राइट। फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक, और इसका कोई काम नहीं होता है। इसमें क्या होते हैं, दो रूल्स होते हैं, अलाउ, डिनाई। तो होता क्या है कि अलाउ वाले में कुछ पोर्ट होते हैं जो भी आप डिफाइन करेंगे कि पोर्ट 80 जो है ओपन होगा, और डिनाई का मतलब पोर्ट 80 क्लोज होगा। फ़ायदा क्या होता है कि बहुत सारे जो पोर्ट्स होते हैं जिसपे कम्युनिकेशन होता है इंटरनेट का, और अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल जो होते हैं अलग अलग, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है पोर्ट इसको, अलग अलग जो एप्लीकेशंस होते हैं अलग अलग पोर्ट यूज़ करते हैं अपने कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो इन सब पोर्ट्स को ओपन या क्लोज किया जाता है इसी के थ्रू, फायरवॉल के थ्रू। होगा क्या कि जैसे कोई पोर्ट 80 पे कोई रिक्वेस्ट आ रही है, कोई वेब ब्राउज़र जो होता है आपका, कोई भी वेबसाइट अगर ओपन करते हैं ना तो उसकी रिक्वेस्ट जाती है पोर्ट नंबर 80 पे,
तो 80 पोर्ट को अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो आपकी रिक्वेस्ट आगे नहीं जा पाएंगी, ठीक है। तो ये सब सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुछ पोर्ट्स को बंद किया जाता है, कुछ को अलाउ किया जाता है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो होते हैं इसी के थ्रू किया जाता है कि नेटवर्क जो ट्रैफिक है वो फिल्टर किया जा सके। तो जो भी आपका पोर्ट होते हैं उसको ओपन करना पड़ता है या क्लोज करना पड़ता है। जैसे हम लोग वर्चुअल मशीन बनाते थे तो वहाँ पे आरडीपी जो पोर्ट होता है, आरडीपी का जो पोर्ट होता है 3389, उसको हम लोग ओपन करते थे, क्योंकि ओपन नहीं करेंगे तभी तो हम अपने सिस्टम से जो सर्वर बना रहे हैं उसको एक्सेस कर पाएंगे। इसीलिए हम उस पोर्ट को ओपन करना पड़ता था। बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में सारे पोर्ट्स क्लोज होते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। क्या हो रहा है ये, अभी तक लोड ही नहीं हुआ। नेटवर्क का इश्यू नहीं है ना? नेटवर्क तो सही चल रहा है। अभी देखिए यूट्यूब खोलेंगे तो स्पीड अच्छी आ रही है यहाँ पे, 150-200 के bps। अरे कंपनी वालों ने पता नहीं क्या क्या इंस्टॉल करवा दिया, इसकी वजह से चल ही नहीं रहा है ये साइट। इनकॉग्निटो में एक बार ट्राई करते हैं। ये बढ़िया है। चलिए थ्योरी ही पढ़ते हैं। लोड बैलेंसर भी तो मैंने बता ही दिया। हम्म। तो जो लोड बैलेंसर होता है वो ट्रैफिक को बैलेंस करता है अलग अलग वर्चुअल मशीन्स के अक्रॉस में। जैसे कि लोड बैलेंसिंग का मतलब ही है, सेम चीज़ है। लोड बैलेंस का काम क्या मतलब है कि मेनली डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक। जो भी ट्रैफिक अगर आ रहा है, मान लीजिए कोई इंटरनेट है, ये बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इंटरनेट पे, बहुत सारे लोग कोई पेज को ओपन करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट को ही मान लीजिए। तो फ्लिपकार्ट एक सर्वर पे तो चलता नहीं है, उनको चलाने के लिए बहुत सारे सर्वर लगा रखे होते हैं, मान लीजिए 10 सर्वर लगा रखे हैं। तो कोई ट्रैफिक आ रहा है, मान लीजिए 50 लोग एक ही साथ रिक्वेस्ट डाल दिए, तो क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली एक लोड बैलेंसर लगेगा। मैं थोड़ा बड़ा पिक्चर बना लेता हूँ। आगे भी है पिक्चर। हाँ ये देखिए, ये मान लीजिए इंटरनेट है, यहाँ पे 1000 लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट डाल दी फ्लिपकार्ट को ओपन करने के लिए। तो जो यहाँ पे एक लोड बैलेंसर लगा होता है, जो ये है, इसका काम ही होता है कि ट्रैफिक को बराबर बराबर सर्वर पे भेजना। तो ये क्या करेगा, मान लीजिए 1000 रिक्वेस्ट आ गई टोटल एक टाइम पे, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सबको। यानी कितना पड़ेगा, लगभग 350 के करीब पड़ेगा। 350 रिक्वेस्ट यहाँ डाल देगा, 350 यहाँ, 350 यहाँ। ये वाला सर्वर क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा और फिर वापस आपके से कम्युनिकेट करेगा। और अगर डेटाबेस डेटा के साथ कनेक्टेड है तो ये डेटा तो अंदर होता है ना अपने वर्चुअल मशीन के अंदर, तो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए भी एक और आप लोड बैलेंसर लगाते हैं।
तो होगा क्या, ये वर्चुअल मशीन रिक्वेस्ट करेगा कुछ डेटा को। जैसे फ्लिपकार्ट पे कोई मोबाइल ही आप खरीद रहे हैं तो मोबाइल का जो इमेज होता है वो कि कहीं ना कहीं आपके डेटा में सेव होता है, डेटाबेस में। तो उस इमेज को फेच करने के लिए ये सर्वर रिक्वेस्ट डालेगा वहाँ पे डेटा सेंटर में। तो उसके लिए भी लोड बैलेंसर लगा रहता है, तो ये वाला डालेगा रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर को, फिर लोड बैलेंसर जो भी ट्रैफिक है फिर इसको भी फिर से ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा बराबर बराबर। तो होगा क्या कि फिर से यहाँ पे भी एक लोड बैलेंसर लगा, डेटा को एक्सेस करने के लिए एक ही साथ कई सारे रिक्वेस्ट आते हैं ना, तो उसको हैंडल करने के लिए लोड बैलेंसर लगाया जाता है, ताकि लोड का जो बैलेंस है वो तीनों सर्वर पे, यहाँ पे तीन ही सर्वर लगे हैं, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो इसका कोई टफ यूज़ नहीं है, बस सिंपल है, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। लोड को बैलेंस करता है डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन या सर्वर के क्रॉस, जिसको आप कह लीजिए। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है पब्लिक लोड बैलेंसर, एक होता है इंटरनल लोड बैलेंसर। तो इसमें क्या होता है, पब्लिक वाले में जो होता है, जो भी लोड बैलेंसर इंटरनेट पे जाता है, इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर, जो भी इंटरनेट जो हम लोग यूज़ करते हैं पब्लिक इंटरनेट, उसके ट्रैफिक को अगर ये बैलेंस कर रहा है तो उसको हम लोड बैलेंसर बोलते हैं, पब्लिक लोड बैलेंसर। लेकिन अगर आपके वो कंपनी के अंदर अपना जो नेटवर्क है उसके अंदर अगर आपका लोड बैलेंस हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल लोड बैलेंसर। ये इंटरनेट पे चीज़ें नहीं जाती, ये अंदर ही आपके ऑफिस में रहेंगी, या फिर आपका जो कंपनी का नेटवर्क है उसके अंदर रहेगा, और उसके अंदर अगर बैलेंस हो रही है लोड की तो उसको इंटरनल लोड बैलेंसर कहते हैं। अब देखिए ये बोल रहा है लोड बैलेंसर हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, सिंपल है, you can use scale your applications and create highly available services, right? हेलो, हेलो, ठीक है। तो लोड बैलेंसर हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो भी एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है वो हमेशा 24/7 अवेलेबल रहे, लोड बढ़ने पे भी वो हमारी वेबसाइट या जो भी सर्वर है या एप्लीकेशन है डाउन ना हो। ये क्या करता है, इनबाउंड और आउटबाउंड सिनेरियोज दोनों को सपोर्ट करता है। आउटबाउंड और इनबाउंड का क्या मतलब है, इनबाउंड मतलब इनकमिंग ट्रैफिक, ठीक है, ये मान लीजिए इनकमिंग है, और फिर ये जो सर्वर है इसको भी तो रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं से डेटा निकाल के देना होता है। मान लीजिए यहाँ पे हार्ड डिस्कें लगी हुई हैं दो चार, इसमें से डेटा इसको फेच करना है, तो यहाँ पे भी एक लोड बैलेंसर लगाते हैं ना। तो ये तो इनकमिंग वाला हो गया और ये आउटगोइंग वाला हो गया इस वर्चुअल मशीन के लिए या सर्वर के लिए। इसलिए ये चीज़ है इनबाउंड एंड आउटबाउंड सिनेरियोज। और लोड बैलेंस क्या कराता है, लो लेटेंसी एंड हाई थ्रूपुट। लेटेंसी का मतलब है स्पीड बढ़ा देता है, जाहिर सी बात है ट्रैफिक कम हो जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। दो टाइप के होते हैं, इंटरनल लोड बैलेंसर और पब्लिक लोड बैलेंसर। तो पब्लिक जो होता है एक्सटर्नल ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, इंटरनल वाला भैया जो है वो इंटरनल वाले ट्रैफिक को ही करता है। एक और होता है जोन रिडंडेंट लोड बैलेंसर, जो अलग अलग जोन्स के ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो आगे हम बताएंगे, उसका एक अलग ही टाइप होता है। और एक और चीज़ होती है यूज हेल्थ प्रोब टू मॉनिटर लोड बैलेंसेस रिसोर्सेज। ये चीज़ क्या होता है, एक हेल्थ प्रोब डिवाइस लगी होती है, वो क्या करती है, जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम में आपने 3 वर्चुअल मशीन बना रखी हैं, इसमें मान लीजिए फ्लिपकार्ट की वेबसाइट बनी हुई है तीनों पे, और बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। लोड बैलेंसर क्या करेगा, आपके डिस्ट्रीब्यूट लोड को तीनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हुआ क्या कि मान लीजिए कोई वेबसाइट डाउन हो गई, कोई सर्वर डाउन हो गया, तो होगा क्या कि इस सर्वर पे जो भी रिक्वेस्ट आएंगी वो फेल हो जाएंगी या फिर सर्वर डाउन बोल देगा। तो ये लोड बैलेंसर क्या करता है, ये वर्चुअल मशीन जितनी भी हैं इसके साथ कनेक्टेड उनका हेल्थ चेक करता है, मतलब भेजता है रिप्लाई कम्युनिकेट, अगर ये वापस वर्चुअल मशीनरी इसको रिप्लाई करती है कि हाँ भाई ठीक है, तो ये
ये तब उसके बाद ही जो भी रिक्वेस्ट आती है उनको भेजता है आगे। और अगर रिप्लाई आना बंद हो गया वर्चुअल मशीन से, लोड बैलेंसर पहले अपना कम्युनिकेट करता है कि हाँ भैया ठीक हो। जब वो बोल देता है कि हाँ भैया ठीक है, तो ये क्या कहता है, हाँ भैया लो काम दे दे रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट को भेज देता है उस पर। और अगर जैसे ही कोई वर्चुअल मशीन मान लीजिए ओवरलोड हो गई, यहाँ पे ये साइट क्रैश हो गई या फिर सर्वर डाउन हो गया, तो होगा क्या, यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आएंगी भैया वो तो बोलेंगे भैया सर्वर डाउन हो गया। तो ये लोड बैलेंसर का काम होता है। इसके अंदर जो ये हेल्थ प्रोब लगा होता है, यही चेक करता है इसके हेल्थ को। अगर चेक करेगा कि भैया ठीक है तो ओके है। और अगर जैसे ही इससे रिप्लाई आना बंद हो गया, मतलब ये सर्वर डाउन हो गया है, तो ये क्या क्या करेगा, यहाँ पे सारे रिक्वेस्ट जितने भी जा रहे थे उसको सबको फिर से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इन दोनों में, रीडायरेक्ट कर देता है ट्रैफिक को। अब यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं आएगा। फिर उसके बाद भी ये हमेशा चेक करता रहता है, हो सकता है अगर कुछ देर बाद ये सर्वर ऑटोमेटिक अप हो जाए तो फिर से डिस्ट्रीब्यूशन लोड बैलेंसर का चालू हो जाता है। यही हेल्थ प्रो भी है जो चेक करता रहता है सर्वर के हेल्थ को। ठीक है, इतना भी हो गया। और अब आगे इंटरनल कैसे बनाते हैं, एक्सटर्नल कैसे बनाते हैं, वीनेट पेयरिंग भी हो गया। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप देख लेते हैं एक बार फिर से। सिंपल था। क्या करता है, ये एक फायर वॉल होता है जो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। ठीक है, और ये प्रोटोकॉल कौन कौन सा सपोर्ट करता है, सारे प्रोटोकॉल्स को ये सपोर्ट करता है, ब्लॉक करने के लिए, इनकमिंग करने के लिए। ठीक है, वेबसाइट खुली। ये वाली खुल गई। तो हम वो वाला कर रहे थे ना, वर्चुअल मशीन स्केल सेट, सर्च कर लेते हैं। ये वाला लैब कर लेते हैं, स्केल सेट। हम्म आज ये साइट ही बहुत डाउन लग रही है, या तो हो सकता है मेरा नेटवर्क ना चल रहा हो, लेकिन दूसरी साइटें तो बहुत अच्छे से चल रही हैं। यूट्यूब वगैरह बहुत अच्छा खुल रहा है, तुरंत खुल रहा है। लेकिन अब तक लोड ही नहीं हुआ ये, क्या करें इसका। चलिए, फिलहाल साइट का तो आज लग रहा है कि चल ही नहीं रही है। थ्योरी भी पढ़ लेते हैं आज। और लोड बैलेंसर भी हो गया, ये भी हो गया। एक ये चीज़ रह गई है, ऑन प्रेमिसेस एज्योर। जो आपका नेटवर्क होता है, मान लीजिए आपका कंपनी है ये पहले, तो ये कंपनियां क्या कर रही थी, अपना अपना सर्वर लगाए रहती थी, फिजिकल सर्वर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कंपनियां क्लाउड पे माइग्रेट हो रही हैं। तो ये मान लीजिए तो कंपनी थी, और ये आपका एज्योर क्लाउड है। तो ये क्या करती हैं, अपना डेटा यहाँ लेके आती हैं, सारे सर्वर यहाँ माइग्रेट हो जाते हैं।
ठीक है, तो इसी चीज़ को कहते हैं माइग्रेशन। और इसको कैसे कनेक्ट करते हैं ऑन प्रेमिसेस को क्लाउड के साथ, वो हम बताएंगे। और ये ऑन प्रेम का मतलब यही होता है, आप अपने अपने प्रेमिसेस में, अपने कंपनी के अंदर आपने सर्वर लगा रखे हैं, सारा चीज़ लगा रखा है, नेटवर्किंग, डेटा, सारा चीज़ आप लेते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ें क्लाउड पे माइग्रेट हो जाएं, तो उसको कैसे क्लाउड पे लेके जाएंगे उसका हम मेथड सीखेंगे। ओके, सपोज कर लीजिए ये आपका होम नेटवर्क है, मतलब ऑफिस का नेटवर्क है ये वाला, और ये है क्लाउड। तो डायरेक्टली आप ऐसे वायर जोड़ देंगे तो का बात तो बनेगी नहीं। ठीक, इसके लिए क्या क्या लगाना पड़ता है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, ये साइट का क्या हुआ, अरे खुल जा भाई। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ऑन प्रेमिसेस वाले पे एक वीपीएन डिवाइस होती है, वो हम लगाते हैं। ये हो गई, ये इससे कनेक्ट होती है वीपीएन डिवाइस। ये जो नेटवर्क वाले होते हैं टीम के, वो लोग इसको मैनेज करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक, इससे एक अटैच होगा लोकल नेटवर्क गेटवे। ठीक, यहाँ पे भी एक हम बनाएंगे वीपीएन गेटवे जिसको बोलते हैं। ये हम आपको बताएंगे कैसे बनता है एज्योर में, लैब के थ्रू। ये वीपीएन गेटवे हमने बना लिया यहाँ पे एक तो, फिर इससे कनेक्ट करेंगे एक लोकल नेटवर्क गेटवे। ये क्या होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल बस देख लीजिए होता क्या है। इससे ये कनेक्ट होगा, ठीक है, वीपीएन गेटवे कनेक्ट होगा, फिर लोकल नेटवर्क गेटवे, उसके बाद ये दोनों डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। तो हुआ क्या, यहाँ का सारा ट्रैफिक यहाँ चला जाएगा, ऑटोमेटिकली सिंक होके सारे सर्वर्स यहाँ माइग्रेट हो जाएंगे। तो कनेक्ट कैसे करते हैं या फिर आपका डेटा कैसे जाता है, ऑन प्रेमिसेस पे आपको एक फिजिकल वीपीएन डिवाइस लगानी होती है और गेटवे कॉन्फ़िगर करना होता है, ताकि आपका ट्रैफिक इंटरनेट पे आ सके, इसके इंटरनेट करें इंट्रानेट पे। और यहाँ पे लोकल नेटवर्क गेटवे लगाते हैं ताकि ये इसको कम्युनिकेशन मिल सके, और ये वीपीएन गेटवे आपका वापस आपके ट्रैफिक को क्लाउड में भेज देता है। तो इस टाइप के कनेक्शन को बोलते हैं साइट टू साइट कनेक्शन। ये दो टाइप के होते हैं। साइट टू साइट कनेक्शन क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। साइट टू साइट होता क्या है, ये मान लीजिए ये भी एक साइट हो गई और ये क्लाउड है आपका। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, वीपीएन गेटवे। ठीक, और यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, वीपीएन डिवाइस। फिर उसके बाद वीपीएन गेटवे यहाँ भी लगेगा, और यहाँ पे एक और चीज़ लगता है, लोकल नेटवर्क गेटवे। ये
गेटवे बनाएंगे ना तो उसके अंदर ही बनाने के लिए आता है कि लोकल नेटवर्क गेटवे को कॉन्फ़िगर करिए या बनाइए। ठीक है, तो ये हमने ये लगा ली डिवाइस, फिर उसके बाद ये लगा लिया, और फिर उसके यहाँ पे क्या करा, ऑन प्रेमिसेस का जो नेटवर्क है वो पिन डिवाइस लगाया, फिर उससे कनेक्ट किया वीपीएन गेटवे को, फिर उसके बाद ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ के जितने भी सर्वर हैं सेम कॉपी क्लाउड पे बन जाएगी। सर्वर में जितने भी लोगों का डेटा है, फाइलें हैं, जो भी आप चाहें वो यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के कनेक्शन को क्या बोलते हैं, साइट टू साइट कनेक्शन, राइट। एक होता है दूसरा पॉइंट टू साइट कनेक्शन। पॉइंट टू साइट में क्या होता है, आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बस जानना है कि ये होता क्या, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछता। पॉइंट टू साइट में क्या होता है, पॉइंट मतलब एक साइड पॉइंट है और एक तरफ साइट है। साइट बस मतलब क्या है, क्लाउड। अब पॉइंट से मतलब है आपका पर्सनल पीसी, आपके पर्सनल पीसी के डेटा को क्लाउड पे लेके जाना है, तो उसको हम क्या करते हैं, पॉइंट टू साइट कनेक्शन। इसके लिए हमें इतना ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमें सिंपल क्या करना होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक वीपीएन कॉन्फ़िगर करना होता है, वीपीएन गेटवे, और एक सर्टिफिकेट होता है, उसके थ्रू ये डायरेक्टली कनेक्ट कर लेता है इससे। ठीक है, दोनों साइड ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इस टाइप के कनेक्शन को बोलते हैं पॉइंट टू साइड कनेक्शन, राइट। एक और इसमें होता है कनेक्टिविटी में ही एक्सप्रेस राउट, जो हमने पढ़ा ना, पियरिंग। में क्या होता है, दो वर्चुअल नेटवर्क हैं ये अलग अलग, इन दोनों में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कराने के लिए हम क्या करते हैं, पियरिंग इनेबल कर देते हैं। ठीक, तो होता क्या है, एक मान लीजिए वर्चुअल मशीन यहाँ है, एक वर्चुअल मशीन यहाँ है, आपका डेटा इसमें इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट। सेम केस होता है अगर आपका जब ऑन प्रेमिसेस कोई नेटवर्क केस है, ऑन प्रेमिसेस मान लीजिए यहाँ पे सर्वर लगे हुए हैं बहुत सारे और एक क्लाउड है, ये डेटा एक्सेस कर रहे हैं, कैसे करते हैं, सिंपली पियरिंग के थ्रू। ठीक, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती है स्पीड के मायने में, बैंडविड्थ के मायने में। अगर चाहते हैं अगर कि भैया ये डेडिकेटेड आपके लिए हो प्राइवेट लाइन, और हाई बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र करना हो वेरी हाई स्पीड पे, तो आप एक्सप्रेस राउट का यूज़ करेंगे। ये क्या होता है, वेरी हाई स्पीड डेटा का ट्रांसफ़र करना है और बहुत ज़्यादा, पहले, और दूसरा चीज़ क्या होता है, डेडिकेटेड होता है। अगर आपने अपना बना लिया तो मतलब समझ लीजिए उस रूट पे केवल आपका ही डेटा ट्रांसफ़र होगा, और बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र ज़्यादा करना है डेटा और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड चाहिए, तो ये वाले हम जाते हैं। और जाहिर सी बात है अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो इसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा आती है। अगर नॉर्मल यूज़ करना है तो ये वाला हम एक्सप्रेस राउट यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल पेयरिंग वाला ले लेते हैं, इससे हमारा काम चल जाता है। तो ये तो था एक्सप्रेस राउट, ज़्यादा कुछ नहीं है एक्सप्रेस राउट में भी। ओपन करते हैं, ये अब देखिए आया ये, खुल ही नहीं रही ये साइट एक्सप्रेस। इसका भी मैं आपको नोट्स बना देता हूँ।
देखिए क्या लिखा है, एक्सप्रेस राउट लेट्स यू एक्सटेंड योर ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क टू द माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड ओवर अ प्राइवेट कनेक्शन विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिविटी प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये देखिए एक्चुअली में क्या होता है, ये आपका क्लाउड हो गया माइक्रोसॉफ्ट वाला, और ये हो गया आपका कंपनी वाले नेटवर्क। यहाँ पे ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो सर्विस प्रोवाइड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी। तो एक्सप्रेस राउट का ये जो होता है ये वाला होता है, दो दे रखा है इसने, दोनों के थ्रू आपका डेटा जाता है, प्राइमरी कनेक्शन सेकेंडरी कनेक्शन। ठीक है, तो ये होता है डेडिकेटेड। और देखिए इसमें की बेनिफिट में लिखा हुआ है कि कई सारे जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है उसके थ्रू होता है, और हाँ हाई रिलायबिलिटी होती है, क्योंकि भैया ये प्राइवेट नेटवर्क पे काम करता है, इंटरनेट पे ट्रैफिक नहीं जाता है, बैंडविड्थ इसकी हाई होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, कनेक्शन अप टाइम बहुत ज़्यादा होता है, राइट। और डायनामिक राउटिंग होती है, मतलब राउटिंग से मतलब ये है कि जो बेस्ट पाथ मिलता है वो हमेशा चेक करते रहता है कहाँ से सबसे ज़्यादा फास्ट नेटवर्क डाटा ट्रांसफर हो रहा है, वो वाला वो पाथ अप्लाई कर लेता है। ये वाला पीडीएफ मैं सेव कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए बैंडविड्थ ऑप्शन, जब आप लेंगे परचेज एक्सप्रेस राउट का प्लान तो उसमें बहुत सारे आएंगे, कौन सा आपको बैंड स्पीड चाहिए। देखिए 50 Mbps, 100, 200, 1 Gbps, 10 Gbps। तो जिस हिसाब से आप बैंडविड्थ लेंगे उस हिसाब से आपको प्राइस पे करना होगा, राइट। तो एक्सप्रेस रूट का काम होता है डेडिकेटेड कनेक्शन प्रोवाइड करना, ताकि आपका हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र हो सके ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड पे। क्या था ये एक्सप्रेस राउट खुला, आज लग रहा है खुल जाएगा। कोई रिसर्च ग्रुप बना लेते हैं, फिलहाल इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें केवल बस बताना था। तो हम चलते हैं स्केल सेट की तरफ डायरेक्ट स्केलिंग पे। ये पता नहीं कहाँ से आ गया है, बंद ही नहीं हो रहा है। ये आ गया स्केलिंग। देखिए इसमें पूछ रहा है ना इनिशियल इंस्टेंस काउंट, मान लीजिए 2 से स्टार्ट किया हम, पहले एक ही से चालू करते हैं, हमारे पास एक ही सिस्टम है। और स्केलिंग पॉलिसी मैनुअल कर सकते हैं, भैया आप खुद से देखते रहिए, लोड बढ़ गया तो जाके एक वर्चुअल मशीन का नंबर बढ़ा दीजिए, भैया एक और चाहिए हमको, या फिर कस्टम में यानी ऑटोमेटिक वाला में मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइन कर दीजिए कि भैया एक होनी चाहिए, मैक्सिमम 10, 100, 1000, 2000। फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट 100 होता है, आप उसको सेटिंग में जाके बढ़ा सकते हैं ताकि आपका बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग ना आ जाए, इससे बचने के लिए लिमिट लगाई जाती है। फिलहाल आप अपनी लिमिट लगा सकते हैं पर्सनल कि मैक्सिमम 10 से ज़्यादा ना जाए, क्योंकि पैसा लगता है हर चीज़ का। और एक क्या करता है, सीपीयू परसेंटेज को मेज़र करता रहता है, इसी पे वो डिफाइन करता है कि वर्चुअल मशीन का जो नंबर है उसको बढ़ाना है या घटाना है। ठीक है, जैसे 75% से ज़्यादा अगर सीपीयू यूसेज हो गया तो क्या करना है, और अभी कितने देर के लिए 10 मिनट तक रहा तो क्या करना है, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस टू बी इंक्रीज बाई 1। मतलब 75% से या उससे ज़्यादा अगर सीपीयू हो रहा है 10 मिनट तक हुआ, तो फार्मूला क्या लगा कि एक नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन को बढ़ा दिया जाए। ठीक, तो ये तो हो गया स्केल आउट की प्रॉपर्टी। स्केल इन की प्रॉपर्टी क्या है, 25% से अगर कम हो जाए सीपीयू यूसेज तो क्या करना है, वर्चुअल मशीन बहुत सारी हैं तो उसमें से एक कम कर देनी है, डिलीट कर देना है, सिंपल है। तो ये फार्मूला हम लगाते हैं स्केल इन और स्केल आउट का। तो इंटरव्यू में पूछते हैं कि स्केल आउट में क्या होता है और स्केल इन में क्या होता है। तो इन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज करना होता है, और आउट का मतलब इंक्रीज करना होता है नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन को। ठीक, और बाकी सब जैसे आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं वैसे ही बनाना है। और ये बेसिक्स में आपको जो मैं बता रहा था नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। ओ खुल जा भाई, कहाँ गया।
नेटवर्किंग में है क्या? वो जो मैंने बताया था नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है वो फायरवॉल होता है, नेटवर्क के ट्रैफिक को फिल्टर करता है। तो यहाँ तो नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं सिंपली, वहाँ से देख लेते हैं। ऐड वर्चुअल मशीन में गए, यहाँ से मैंने फेवरेट ऐड कर रखा है और यहाँ से हम जाके ऐड कर लेंगे वर्चुअल मशीन। अब देखिए यहाँ भी, ये देखिए इनबाउंड पोर्ट रूल्स, मतलब वर्चुअल मशीन के कौन से पोर्ट पब्लिक इंटरनेट से एक्सेसिबल रहेंगे उसको स्पेसिफाई करना होता है। ये देखिए नन कर देंगे तो भैया आपका वर्चुअल मशीन तो कहीं से एक्सेस ही नहीं होगा। या फिर अलाउ सेलेक्टेड पोर्ट्स, कौन कौन से पोर्ट हम ओपन करना चाहते हैं कम्युनिकेशन के लिए। देखिए यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 3-4 दे रहा है, HTTP HTTPS SSH। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अगर हम इसको ऑन नहीं करेंगे तो जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप होता है सारे को ब्लॉक कर दिया रहता है। इसलिए हम ये वाला लेते हैं ताकि कम्युनिकेट कर पाएँ अपने वर्चुअल मशीन से, राइट। तो इसी के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है इमेज में, उबंटू सर्वर। तो ये क्या होता है, ये विंडोज़ वाले जो रिमोट डेस्कटॉप होता है इस पर नहीं चलता है, ये SSH प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, जो इसके थ्रू इस पे इसको कंट्रोलिंग करते हैं, रिमोट लेते हैं, इसलिए इस वाले प्रोटोकॉल को दे रखा है और RDP प्रोटोकॉल को नहीं दे रखा है। RDP जो होता है विंडोज़ वाले जो होते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर विंडोज़ बेस्ड, उस पे वो रिमोट डेस्कटॉप चलता है। और लाइनक्स वगैरह पे उबंटू पे आपको SSH प्रोटोकॉल चलता है एक्सेस करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए, रिमोट कंट्रोल। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी उबंटू वाला सेलेक्टेड था, हम सेलेक्ट करते हैं विंडोज़ वाला। अब देखिए ऑटोमेटिक वहाँ पे RDP का पोर्ट भी ओपन करने के लिए आ जाएगा। यहाँ देखिए RDP का पोर्ट आ गया ना ओपन कर, और लिनक्स में RDP यूज़ नहीं होता इसलिए वो पोर्ट मिसिंग था। तो यहाँ पे अब सेलेक्ट करके RDP के पोर्ट को ओपन कर देंगे, HTTPS को ओपन कर देंगे, उसके बाद से इस पोर्ट पे कम्युनिकेशन अलाउ हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप होता है इन सारों को ब्लॉक करता है। तो जैसे ही मैंने ये एक रूल बनाया है, ये क्या करता है ना, उसमें प्रियोरिटी डिफाइन कर देता है, कौन से रूल की क्या प्रियोरिटी है। मान लीजिए एक मैंने रूल डिफाइन कर दिया कि भैया इसी चीज़ को ब्लॉक करनी है HTTP/SC को, और फिर दूसरे उसी लाइन में मैंने लिख दिया कि HTTP/SC को अलाउ करना है। तो उसको तो समझ में नहीं आया कि भैया एक बार लिख रहे हो कि मैंने अलाउ नहीं करना है, एक बार कह रहे हो करना है, तो मतलब ओवरऑल करना क्या है। तो इसीलिए इनकी प्रियोरिटी डिफाइन कर दी जाती है, जिसकी प्रियोरिटी कम है उस चीज़ को पहले वो हिट करता है। जैसे HTTP/SC को ब्लॉक करना है, इसकी प्रियोरिटी डिफाइन कर दी है 1, और एक दूसरा रूल बनाया आप उसमें लिखिए HTTP/SC को अलाउ करना है, उसकी प्रियोरिटी दे दिए 2। तो जो पहले आएगा भैया उसी का मान होगा, तो HTTP/SC को ओवरऑल वो ब्लॉक कर देगा क्योंकि उसकी प्रियोरिटी ज़्यादा थी, अरे मतलब नंबर 1 है, इसलिए वो पहले वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, दूसरे वाले रूल को वो नहीं देखेगा, राइट, क्योंकि दोनों रूल सेम है। और आज ये तो साइट चल नहीं रही है इसलिए लैब हम कल करेंगे ट्राई। फिलहाल लेक्चर थ्योरी का यहीं पर ख़त्म होता है, और आप मैं यही कहूँगा कि लैब्स वगैरह आप जो मैंने टेक्निकल गुफ्तगू चैनल के बता रखे थे वहाँ से आप देखिए जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, और नोट्स वगैरह भी वहाँ से बनाते रहिए। बाकी ये PDF वगैरह और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको टाइम टाइम से देता रहूँगा। और बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एनी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप। नहीं। ओके ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।